हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 20 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 19 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 19 देख लें। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट होता क्या है? तो एक्चुअली में जो आपका वैन डर वाल इक्वेशन है, इसमें आपका गैस कांस्टेंट ए एंड बी रहता है, और ये वैन डर वाल कांस्टेंट जो है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। मतलब हर एक गैस के लिए ए एंड बी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो वैन डर वाल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि इससे जो है कांस्टेंट ए एंड बी ये सब हट जाए और जो इक्वेशन बनेगा वो हर एक गैस के लिए एप्लीकेबल रहे। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करने से पहले हमको रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस्ड टेम्परेचर को टीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली रिड्यूस्ड प्रेशर को पीआर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम को वीआर। आर जो है रिड्यूस्ड के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये होता है इट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी तरह से इट इज द प्रेशर ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल प्रेशर। और वीआर में इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम। तो बाकी सब तो टेम्परेचर ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मतलब टी आर इक्वल टू टी अपॉन टी सी। मतलब जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या है, वो आपका रिड्यूस्ड टेम्परेचर होगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्रिटिकल प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना है, वही आपका रिड्यूस्ड प्रेशर होगा। तो पी आर इक्वल टू पी अपॉन पी सी। और रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो है वो एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम, ये आपका रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहलाता है। तो वीआर के लिए 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो आपका क्रिटिकल वॉल्यूम है ये एक्चुअली में क्रिटिकल कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। मतलब अगर गैस का टेम्परेचर टीसी है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पीसी है, तो उस केस में 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वही आपका क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम ही इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 1 मोल वॉल्यूम का जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम। तो रिड्यूस वॉल्यूम भी उसी तरह से कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल वॉल्यूम, क्योंकि ये तो 1 मोल का ही वॉल्यूम है। तो वीएम अगर ज्यादा ले लीजिएगा तो रिड्यूस वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा ना। जैसे इसमें तो प्रेशर होता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर है वही पीसी, तो रिड्यूस प्रेशर होगा कि प्रेशर ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम ही डिफाइन इस तरह से होता है, इसलिए 1 मोल गैस का वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम जो है रिड्यूस वॉल्यूम कहलाता है। अब जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पीवीटी का वैल्यू रख दीजिए वैन डर वाल इक्वेशन में। टेम्परेचर इक्वल टू होगा टीसी इंटू टी आर। सिमिलरली प्रेशर इक्वल टू होगा पीसी इंटू पी आर। और मोलर वॉल्यूम वीएम इक्वल टू होगा वीसी इंटू वी आर। और वैन डर वाल इक्वेशन आपको पता है पी प्लस ए अपॉन वीएम स्क्वायर इंटू वीएम माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब P इक्वल टू रख दीजिए पीसी इंटू पी आर, और पीसी का वैल्यू पिछले लेक्चर में बताए थे कि पीसी इक्वल टू होता है ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। तो पी आर इंटू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर। और वी एम इक्वल टू होता है 3b, और वी एम इक्वल टू वी सी इंटू वी आर। तो वी आर इंटू वी एम नहीं, वी सी क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू 3b होता है ना। वी एम तो मोलर वॉल्यूम होता है सिंपल। तो वी एम इक्वल टू वी सी इंटू वी आर लिखिए, जहां पे वी सी इक्वल टू 3b रख दीजिए। तो वी आर इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो p प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी, और वी एम इक्वल टू वी आर इंटू वी सी, और वी सी इक्वल टू 3b माइनस बी इक्वल टू आर इंटू टी, और टी इक्वल टू टी आर इंटू टी सी, और टी सी का वैल्यू होता है 8a अपॉन 27 बी आर। अब जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो a, b और r ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। r से r कैंसिल आउट हो गया, इधर a अपॉन b बच रहा है। यहाँ से b कॉमन लेके बाहर आएगा तो b से यहाँ एक b, और यहाँ से जब b कॉमन होगा तो b स्क्वायर कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर आएगा, और ऊपर से इस वाले ब्रैकेट से b आएगा। तो 1 अपॉन बी बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी b है तो ये b से b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से a कॉमन आएगा तो a से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका इक्वेशन बनता है वो बनता है PR प्लस 3/VR² इंटू 3VR-1 इक्वल टू 8TR। ये जो है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है। अबव इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, B एंड R। तो जो इक्वेशन बना है ये A, B और R से इंडिपेंडेंट है और इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हर एक गैस के लिए फॉलो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। सो इट विल बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी गैस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है A एंड B आर वैन डर वाल कांस्टेंट। तो ये तो पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि A और B जो है वैन डर वाल कांस्टेंट है और ये सिर्फ नेचर ऑफ गैसेस पे ही डिपेंड करता है एंड दे ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर etc। और A और B जो है टेम्परेचर प्रेशर वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद देखेंगे कि वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड B जो है वो किस तरह से नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, मतलब वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड B के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले A के बारे में, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, मतलब जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा A का वैल्यू होगा। मतलब गैस मॉलिक्यूल आपस में जितना ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा उतना ज्यादा A का वैल्यू है। इट हैज ए यूनिट्स ऑफ ATM लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर और इसका यूनिट होता है ATM लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। आप लोग जो है फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें जो है किसी भी सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा ये फाइंड आउट करना पढ़े हैं, अगर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस तरह से ध्यान रखिए कि जैसे कोई भी सब्सटेंस को अगर ऐड करते हैं, जैसे प्रेशर में A/VM², ये ऐड किया है मतलब प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होगा, मतलब A/VM² का जो यूनिट होगा वो प्रेशर का यूनिट ही होगा, क्योंकि अगर यूनिट ही अलग हो गया तो ये प्रेशर कभी हो ही नहीं सकता। मतलब A/VM² प्रेशर करेक्शन टर्म है, इतना प्रेशर को करेक्ट किए हैं, कम था या ज्यादा था वही चीज तो किए हैं, वो हम डिटेल में पढ़ाए थे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो कम मोमेंटम से कोलाइड करता है, इस कारण से ये हम ऐड करते हैं, मतलब ये प्रेशर ही तो है, तो इसका यूनिट जो है प्रेशर का यूनिट होना चाहिए और प्रेशर का यूनिट होता है ATM, मतलब A/VM² का यूनिट ATM होगा। और VM आपका मोलर वॉल्यूम होता है, मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम, मतलब VM का यूनिट होगा मोल पर लीटर, मतलब सॉरी लीटर पर मोल कितना वॉल्यूम है, यही तो आपका मोलर वॉल्यूम होगा कि प्रत्येक मोल गैस में कितना लीटर वॉल्यूम होगा, तो लीटर पर मोल VM का यूनिट होगा, तो VM² का यूनिट हो जाएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो A/ लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इक्वल टू ATM। जब ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो A का यूनिट होगा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो यही यूनिट है ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। या फिर SI यूनिट, तो SI यूनिट में प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल और लीटर वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो लीटर का मीटर क्यूब, तो लीटर स्क्वायर का मीटर रेज़ टू द पावर 6 उसका स्क्वायर हो जाएगा SI यूनिट में, तो SI यूनिट हो जाएगा पास्कल मीटर की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर। इसके बाद ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए कि A जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल का होगा और उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होगा। मतलब आपके पास बहुत सारा मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तो उसमें अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरिएंट है तो उसका A का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल का और उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये सब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे। अगर केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं हुआ है तो यही ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कोवेलेंट बॉन्ड के बाद सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यही है, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल में होता है अट्रैक्शन और उसके बाद नॉन पोलर। नॉन पोलर में तो बस ऐसे ही वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है, बस दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करता है
ज्यादा मास रहता है तो ज्यादा अट्रैक्शन होता है बस। और पोलर वाले में डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज क्रिएट रहता है और चार्ज के कारण ये अट्रैक्शन करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है, तो ज्यादा चार्ज रहता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े होंगे, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितना ज्यादा Q1 और Q2 का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़िएगा, अभी बस ये ध्यान रख लीजिए अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाया गया तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर नॉन पोलर नहीं पढ़ाया गया होगा तो अभी बस ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम में ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल, उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल है H2O, CO2 एंड हीलियम। तो H2O जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ध्यान रखिए कि अगर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से कनेक्ट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। OH और OH H2O का दूसरा मॉलिक्यूल ये आपस में अट्रैक्शन में रहता है, वो सब डिटेल में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़िएगा। बाकी CO2 और हीलियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा A का वैल्यू तो H2O के लिए ही होगा। अब CO2 और He, तो CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। लीनियर होने के कारण डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और हीलियम भी नॉन पोलर है। तो जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें आप कैसे बताइएगा कि किसका ज्यादा होगा? तो जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहता है तो ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास है 44, हीलियम का है 4। तो मॉलिक्यूलर मास CO2 का ज्यादा मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन CO2 में ज्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए का वैल्यू भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से रिलेटेड है। तो CO2 का ए का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हीलियम। सिमिलरली NH3 एंड N3, अमोनिया और एजाइड। तो अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट रहता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्ट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उसके लिए फिर दो कंडीशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। वो सब आप डिटेल में पढ़िएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम ही। अभी आप ये ध्यान रखिए कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, N3 में नहीं होता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए ए का वैल्यू NH3 में ज्यादा होगा। तो इन दोनों में NH3 में ए का वैल्यू ज्यादा होगा। इसके बाद ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उस केस में जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज्यादा ए का वैल्यू होगा। जैसे एग्जांपल है कंपेयर ऑर्डर ऑफ ए इन जेनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। तो ये सब नोबेल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, मतलब नोबेल गैसेस होता है हीलियम, फिर उसके नीचे नियॉन आता है, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनोन, फिर रेडोन आता है, लेकिन रेडोन है ही नहीं। और पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। और ये सभी नोबेल गैस जो है ये नॉन पोलर होता है, ये आपको शायद पता होगा केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिए कि ये नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ए का वैल्यू बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ए का वैल्यू होगा जेनोन का, उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर आर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम। तो सबसे ज्यादा जेनोन, फिर क्रिप्टॉन, फिर आर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम। इसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, या फिर आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब जितना ज्यादा ए का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, या फिर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा ए का वैल्यू होगा। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पे कि कोई भी लिक्विड बॉइल कर जाए, मतलब फर्स्ट बबल फॉर्म हो। एक्चुअल तो यही होता है कि फर्स्ट बबल जहां पे फॉर्म होगा जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कहने का मतलब लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में जाने लगे। तो
मोलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा इसको गैसियस स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्टेड है तो ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब ना ये अलग अलग होगा। गैस में तो अलग अलग हो जाता है दो मोलिक्यूल जो है वेपर का, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब ए का वैल्यू ज्यादा, तो ए का वैल्यू ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इन दोनों में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी ना ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ए का वैल्यू भी ज्यादा होगा, या फिर ए ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसके बाद लिक्विफिकेशन प्रेशर, फैक्टर नहीं, लिक्विफिकेशन प्रेशर एलपी, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसी को बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब जितना ज्यादा ए का वैल्यू होगा उतना ही कम लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा। लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होता है, ये एक्चुअली में होता है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू काउज ए लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस। तो कितना प्रेशर हमको एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता है किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो देखिए ए का वैल्यू ज्यादा मतलब दो मोलिक्यूल आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड है तो कम ही प्रेशर लगाएंगे तो ये दोनों पास पास आ जाएगा और ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, मतलब कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। जितना ज्यादा ए का वैल्यू होगा उतना कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा है मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये ऑलरेडी एक दूसरे के पास आना चाहता है तो हमको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा पास लाने के लिए, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ए का वैल्यू ज्यादा तो लिक्विफिकेशन प्रेशर कम। सिमिलरली ए का वैल्यू कम मतलब ये दोनों पास पास नहीं रहना चाहता है, दोनों में कम अट्रैक्शन है तो इसको ज्यादा प्रेशर लगा के पास पास लाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिक्विफिकेशन प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में जाने के लिए टू काउज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन प्रेशर इन नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो आपको लिक्विफिकेशन प्रेशर का ऑर्डर बताना है कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में क्या होगा। तो ये सब आइसोमर के बारे में तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। नॉर्मल पेंटेन होता है 5 कार्बन का चेन हो सिर्फ, और आइसो में जो है ब्रांचिंग हो जाता है इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन जाता है, बाकी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए CH3 CH2 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 CH3, यहाँ CH3 एक ही कार्बन लगेगा क्योंकि सॉरी एक ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि 3 कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है, यहाँ CH3 CH2 CH3। ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया। इसके बाद नियो, तो नियो में इस तरह से जैसे सेकंड से एक CH3 रहता है तो सेकंड से 2 CH3 रहेगा, तो 3 ही कार्बन का मेन चेन रहेगा, CH3 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 CH3। ये सभी जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है, इन सभी का मॉलिक्यूलर मास सेम है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो ए का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो वहां पे देखिएगा कि ब्रांचिंग जब इंक्रीज होता है तो वेंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको आप मान लीजिए ये पूरा मॉलिक्यूल है, सिमिलरली ये मॉलिक्यूल है, सिमिलरली ये मॉलिक्यूल है, और आपको पता होगा कि स्फेरिकल सरफेस यदि है तो उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, मतलब 5 लीटर वॉल्यूम सेम रखना है तो स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा सेम वॉल्यूम के लिए। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रहा है सरफेस आपका स्फेरिकल होते जा रहा है, ये तो देखिए इलिप्स टाइप से इलिप्सॉइड है, फिर थोड़ा स्फेरिकल हो गया एक ब्रांचिंग होने के कारण, जब दो ब्रांचिंग हो गया तो ये तो लगभग स्फेरिकल ही हो गया, तो स्फेरिकल के कारण सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया जब डिक्रीज होता है तो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि कम सरफेस में ही अट्रैक्शन होगा, ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल
तो दोनों के पास कम ही सरफेस एरिया है अट्रैक्शन करने के लिए, तो कम सरफेस एरिया है तो अट्रैक्शन भी कम होगा। ये इलेक्ट्रॉइड में ज्यादा सरफेस एरिया है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा सरफेस एरिया में अट्रैक्शन करेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। और वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा मतलब ए का वैल्यू डिक्रीज होगा, और ए का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लिक्विफिकेशन प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन प्रेशर के, या फिर लिक्विफिकेशन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ए डिक्रीज होगा तो लिक्विफिकेशन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वही है कि ब्रांचिंग इंक्रीज करने पे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा मतलब वेंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज होगा। वेंडरवाल फोर्सेस कम होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ए का वैल्यू भी कम होगा। ए कम इंप्लाई लिक्विफिकेशन प्रेशर ज्यादा, मतलब लिक्विफिकेशन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो सबसे कम लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा नॉर्मल पेंटेन का, उससे ज्यादा होगा आइसोपेंटेन का, और सबसे ज्यादा होगा नियोपेंटेन का, इन तीनों में। तो ये आपका वेंडरवाल कांस्टेंट ए के बारे में था। इसके बाद आता है सेकंड वेंडरवाल कांस्टेंट बी। तो बी तो आपको पता ही है कि ये जो है साइज से रिलेटेड है, बी का वैल्यू ही होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। तो इट इज रफली रिलेटेड विथ साइज ऑफ मोलिक्यूल्स, और इसका वैल्यू होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, और इसका यूनिट होता है लीटर पर मोल, क्योंकि ये VCT वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, ये V के साथ एड होता है, Vm माइनस बी या फिर V माइनस एन बी। तो V वॉल्यूम लीजिएगा तो NB आपका, तो NB का यूनिट है लीटर, तो B का यूनिट होगा लीटर पर मोल, या फिर मोलर वॉल्यूम के साथ B होता है, मतलब B का यूनिट जो है मोलर वॉल्यूम का यूनिट के बराबर होगा, मतलब मोलर वॉल्यूम प्रति मोल कितना लीटर वॉल्यूम है तो लीटर पर मोल, यही तो आपका यूनिट होगा। तो B का यूनिट होता है लीटर पर मोल, या फिर SI यूनिट होगा मीटर क्यूब पर मोल। लीटर का SI यूनिट, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब होता है, इसलिए SI यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर मोल। अब कुछ एग्जाम्पल है, बी कंपैरिजन करना है बिटवीन S8 एंड S2। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि S8 का साइज ज्यादा होगा तो B का भी वैल्यू S8 के लिए ज्यादा होगा, तो S8 का B का वैल्यू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू S2। मतलब रफली जो है जितना ज्यादा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतना ही ज्यादा B का वॉल्यूम होगा। S2 एंड हीलियम, तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो B का वैल्यू S2 में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हीलियम। Cl2 एंड C2H6, तो C2 का साइज ज्यादा है तो इसलिए C2H6 का B का वैल्यू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Cl2। इसके बाद NH3 एंड N3, तो ये जो है एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा कि साइज तो अमोनिया का ही ज्यादा होगा N3 के कंपैरिजन में, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है और इस तरह से 3 नाइट्रोजन एटम एक साथ है, लेकिन NH3 में 4 मॉलिक्यूल है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, तो इसका साइज ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी B का वैल्यू जो है N3 के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो यहाँ पे वेंडरवाल कांस्टेंट A एंड B भी कंप्लीट हो गया, रियल गैसेस भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो है बस एक दो छोटा छोटा टॉपिक बचा है, इडियोमेट्री और जूल थॉमसन इफेक्ट, ये दो पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।